इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इंसान के लिए क्या हो सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसके बारे में सोचना पड़े, जो अगर अच्छा हो तो लाइफ सेट हो जाए, क्या हो सकता है? दैट इज़ लाइफ पार्टनर। और ऑनेस्टली बताऊँ तो लाइफ पार्टनर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? स्टडी पार्टनर। तो जब जैसे चीज़ों के लिए पढ़ाई करते हैं, नीट सुपर स्पेशलिटी, नीट, इन सब एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टडी पार्टनर। और एक अच्छा स्टडी पार्टनर ना तुमको रोक ही नहीं सकता कि तुम एक अच्छी रैंक ले और तुम टॉप कर जाओ अपने एग्जाम। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल ऑफ टू ब्रोक डॉक्टर्स। दिस इज डॉक्टर रिया और आज हम हमारे वीक 6 ऑफ नीट पीजी 2025 टाइम टेबल सीरीज पे आ चुके हैं। हमने ऑलरेडी 10 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। स्टडीज के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रुप स्टडी, सिंगल स्टडी, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम में से ना बहुत सारे लोग ग्रुप स्टडीज पसंद थी। ग्रुप स्टडीज मतलब एक पार्टनर के साथ स्टडी करना या ग्रुप में स्टडी करना, और हम में से कुछ लोगों को ना सिर्फ अकेले स्टडी करना पसंद होता है। तो आज ना हम पूरे वीडियो में बीच बीच में ये डिस्कशन करेंगे कि अच्छा स्टडी कैसे होता है, अकेले बैठ के स्टडी करना अच्छा होता है या फिर स्टडी पार्टनर हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ाई हो पाती है, किसमें ज़्यादा अच्छी रैंक आ सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तुमको पता ही है कि हमारे पास में एक अर्ली राइजर्स वाला टाइम टेबल होता है और एक नाइट आउल्स वाला टाइम टेबल होता है। अर्ली तो मतलब क्या कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे वो उठ जाते हैं। उनका जो पढ़ाई का टाइम होता है वो 5:30 बजे से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे नाइट आउल्स का जो टाइम होता है वो बेसिकली थोड़ा लेट उठते हैं, 8 बजे वो लोग उठते हैं और उनका 8:30 बजे से बेसिकली पढ़ाई का टाइम जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अर्ली राइजर्स का जो दिन खत्म होता है वो अराउंड 10 बजे खत्म हो जाता है और नाइट आउल्स का जो दिन खत्म होता है वो 1 बजे खत्म होता है। तुम जिस भी कैटेगरी में हो उस अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, हमारे रोज के 11 सेशंस होते हैं, तुमको पता ही है। 8 सेशंस जो होते हैं हम थ्योरी को डिनोट करते हैं और 3 सेशन जो है वो हम एमसीक्यूज को डिनोट करते हैं। और बीच बीच में मैं तुमको बताती रहूंगी कि उस 8 सेशंस में भी तुम किस किस को एज अ एमसीक्यू कर सकते हो, नॉट अ थ्योरी वन। ठीक है, तो तुम्हारा इससे भी बेटर क्लैरिटी आएगी। पिछले हफ्ते हमने 3 सब्जेक्ट्स किए थे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स किए थे? पिछले हफ्ते हमने क्या था, बायोकेम किया था, फोरेंसिक किया था और एनेस्थीसिया किया था। और इस हफ्ते हम आ चुके हैं फिर 3 सब्जेक्ट्स जो हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स ना बहुत ही ज़्यादा रट्टोफाई वाले सब्जेक्ट्स हैं, तुमको बहुत रटना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स में, इसलिए मैं चाहती हूँ अभी खत्म कर ले। लेकिन मैं ना तुम्हें इसका तरीका बताऊंगी करने का, है ना, ताकि तुम सिर्फ इसमें पढ़ते ही ना रहो और भूल ना जाओ बाद में। हम इसको इफेक्टिव तरीके से करेंगे, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे इन 3 सब्जेक्ट्स में, ताकि हमें बेटर मार्क्स मिल सके, ताकि हम बेटर तरीके से इनके क्वेश्चंस बना सके और नीट पीजी में इनकी वजह से हमारी रैंक ना रुके। ठीक है, तो वो 3 सब्जेक्ट्स जो आज हम करेंगे वो है माइक्रोबायो, साइकाइट्री एंड डर्मेटोलॉजी। ठीक है, आई नो ये 3 सब्जेक्ट्स इतने वास्ट है ना कि अगर तुम करने बैठो तो तुम 15-15, 20-20 दिन भी एक सब्जेक्ट में लगा सकते हो। और पढ़ने को बहुत कुछ है इन सब्जेक्ट्स में, लेकिन हमें कैसे पढ़ाई करनी है, हमें गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, हमें नीट पीजी ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। तो इसलिए हमने माइक्रो को दिया है 4 दिन, साइकाइट्री को दिया है 1 दिन एंड डर्मेटोलॉजी को दिया है 1 दिन। ठीक है, तो 6 दिन में बेसिकली हम ये 3 सब्जेक्ट्स कवर कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो, उससे पहले कि ग्रुप स्टडी करना चाहिए या फिर अकेले बैठ के पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसा, तो देखो स्टडी पार्टनर का ना यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आप स्टडी पार्टनर के साथ 2 तरीके से स्टडीज करते हो, 2 तरीके का सिस्टम के अकॉर्डिंग आप स्टडीज करते हो। एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और एक होता है कॉम्पिटिटर सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होगा, जैसे कि सपोज मी और मेरा एक स्टडी पार्टनर है, ठीक है, हम दोनों एक चीज़ पढ़ रहे हैं। इस हफ्ते में माइक्रो, साइकाइट्री और डर्मा करनी है। तो उसने मुझे बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं शुरू के 2 दिन साइकाइट्री और डर्मा फिनिश करता हूँ और तो माइक्रो स्टार्ट कर दे। ठीक है, गुड। तो जब साइकाइट्री और डर्मा एक दिन खत्म होगा तो हम दोनों डिस्कशन करेंगे कि भाई तूने क्या क्या पढ़ा और मैंने क्या क्या पढ़ा। तो ये उन लोगों के लिए बेटर रहता है जहाँ पे आप सुन के पढ़ना चाहते हो या फिर सुन के आपको ज़्यादा अच्छे से रिटेन होता है, सुनने से आपको ज़्यादा समझ में आता है rather than खुद पढ़ने से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके एक साथ ना 2 सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, एक जो खुद आप पढ़ रहे हैं और एक जो सामने वाला आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। धीरे धीरे हम कॉम्पिटिटिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि जो इंसान अकेले पढ़ते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें बेस्ट हो सकती है और आपको क्या चूज करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस हफ्ते हम माइक्रो, साइकाइट्री एंड डर्मेट करेंगे, क्योंकि हम माइक्रो 4 दिन का, तो हम शुरू के 4 दिन माइक्रो में इन्वेस्ट करने जाएंगे। तो इस हफ्ते हमारा मंडे आता है 31 मार्च को, और 31 मार्च को हम मंडे से माइक्रो बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। पहला सेशन जो होगा वो हमारा, तो पहले शुरू के 3 सेशन जो है वो तुम्हारे इम्यूनोलॉजी है। पहले पहला सेशन की बात करते हैं। पहला सेशन जो है वो है हमारे इम्यूनोलॉजी पे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी, इसके अलावा हम एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, सेकंड सेशन हम पढ़ेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। एडेप्टिव इम्यूनिटी
काफ़ी बड़ा टॉपिक है। देखो ये जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ये काफ़ी समझ के पढ़ने वाले टॉपिक्स है, तो प्लीज़ ट्राई टू इन्वेस्ट मोर टाइम इन इट, अच्छे से समझो और उसके बाद उनके क्वेश्चंस लगाओ। थर्ड सेशन एमएचसी और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। तो इन तीनों सेशंस के बाद में आई वांट यू टू हैव 1 सेशन ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। इससे तुम्हारी इम्यूनिटी क्लियर हो जाएगी। इम्यूनिटी से मोटा मोटी हमेशा 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी 4th सेशन स्टार्ट होगा, इसमें तुम सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस माइकोसिस कर लो और डायमॉर्फिक फंजाई कर लो। 5th सेशन में तुम अपॉर्चुनिटी माइकोसिस कर लो। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, कि अगर तुम इनकी क्वेश्चन बैंक क्यू बैक भी देखोगे तो 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, तो 20 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट। और अगर मेरी मानो तो इनको माइकोलॉजी, हेलमिंथोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि जब तुम्हारा जो सेशन है उसमें तुम टाइमर लगा लो, एक टाइमर सेट कर लो। उस टाइमर में शुरू के 15 मिनट तुम उनके एमसीक्यूज करो। इनके एमसीक्यूज बहुत छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े एमसीक्यूज नहीं है। हर एक टॉपिक में सिर्फ 15 एमसीक्यूज है, मुश्किल से 15 या 20। तो 15-20 एमसीक्यूज तुम्हें कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट। बाकी के बचे 45 मिनट्स थ्योरी कर लो। तो उससे क्या होगा, जब तुम एमसीक्यूज देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यूजुअली वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसमें, ठीक है। तो तुम 45 मिनट्स में उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लो ताकि तुम्हें ज्यादा बेटर रिटेंशन आ सके। तो मेरे हिसाब से माइक्रोबायोलॉजी में विद रिस्पेक्ट टू हेलमिंथोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी एंड माइकोलॉजी तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है। फिर 6th सेशन हमारा हेलमिंथोलॉजी से रिलेटेड होगा, ट्रिमेटोलॉजी सिस्टोड्स करेंगे। 7th सेशन नेमेटोड्स करेंगे। फिर प्रोटोजोलॉजी स्टार्ट हो जाता है हमारा। 8th सेशन में अमीबा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास और टॉक्सोप्लाज्मा करेंगे। और 9th सेशन में लिशमैनिया, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, बेबिसिया, ठीक है, ये हम करेंगे। अब तुम्हें पता है ऑब्वियसली देखो प्लाज्मोडियम पे क्वेश्चन आता है, लिशमेनिया पे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक बार क्वेश्चंस बना लो, उसके बाद में इनकी थ्योरीज कर लेना। बाकी सारे सेशंस अगर कुछ बच जाते तो हम एमसीक्यूज करेंगे। फिर आता है हमारा ट्यूसडे को पहला सेशन जो होगा, अब यहाँ से हम वायरोलॉजी स्टार्ट करें। आज का सेशन होगा तुम्हारा जनरल वायरोलॉजी, पैपिलोमा है ना, पैरवोवायरस, एडिनोवायरस एंड पॉक्स वायरस। तुम्हें पता है इनके क्वेश्चंस बहुत फिक्स रहते हैं, तो पहले इनकी थ्योरी पढ़ लो। ज़्यादा रटोफाई नहीं करना, रटोगे तो भी भूल जाओगे। मेरा अभी भी यही कहना है कि शुरू के 10 या 15 मिनट इनके क्वेश्चंस कर लो। अगर क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो फिर कम टाइम में नोट कर दो, मतलब समझो अगर 40-45 क्वेश्चंस हैं तो फिर प्रॉब्लमैटिक है। फिर उसके बाद थ्योरी करो, उसके बाद क्वेश्चंस करो, ठीक है। अगर 15-20 क्वेश्चंस है तो पहले 15 मिनट का टाइमर लगा के क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद उनकी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। सेकंड सेशन तुम्हारा हर्पीस हेपेटाइटिस वायरस पे होगा, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें से। थर्ड सेशन में इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, रैबिडो और रियो वायरसेस होगा, ठीक है। फोर्थ सेशन में फ्लैवी वायरस और दूसरे मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ वायरोलॉजी अगर रह गया है तो वो करेंगे। सारे वायरस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे वायरस में अगर मैं इंपॉर्टेंट उनको बता दूँ तो पॉक्स वायरस के बारे में उसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, एडिनो वायरस का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, हर्पीस हेपेटाइटिस वायरस के बारे में अच्छे से खासा पूछ लेते हैं। इन्फ्लुएंजा क्योंकि मोस्ट कॉमन है तो उनको इन्फ्लुएंजा का वो पूछ लेंगे, टाइपिंग, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा मम्प्स हो गया, उसके बारे में तुमसे क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, मम्प्स, मीजल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फ्लैवी वायरस, ये मिसलेनियस वायरस में कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो इसमें मैं बोल रही हूँ पहले क्वेश्चन कर लो, उसके बाद थ्योरी लगा लेना, ठीक है। इसके बाद 5th, 6th, 7th, 8th सेशन हम जनरल माइक्रोबायोलॉजी करेंगे। 5th सेशन में हम स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 6th सेशन में माइक्रोस्कोप्स, बैक्टीरियल स्टेन क्या होता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। 7th सेशन में बैक्टीरियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिक्स। और 8th सेशन में कुछ भी अगर टॉपिक रह गया है अब तक तो तुम वो कर लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम वेडनेसडे पे, बाकी सारे सेशंस हमारे एमसीक्यूज होते हैं, तुमको पता ही है। उसके बाद आते हैं हम वेडनेसडे पे। तो वेडनेसडे पे अब हम यहाँ से स्टार्ट करें बैक्टीरियोलॉजी। देखो बैक्टीरियोलॉजी इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और सारे बैक्टीरिया पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि इतने सारे बैक्टीरिया रट के तुम कहाँ ही जाओगे। पहला सेशन तुम्हारा स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में होगा। देन अगेन आई एम सेइंग पहले क्वेश्चंस कर लो इनके, उसके बाद में थ्योरी पढ़ लेना, तो तुम्हें बेटर आइडिया होगा कि किस बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर सेकंड सेशन में कॉर्निबैक्टीरियम, बैसिलस, लिस्टेरिया और एक्टिनोमाइसीटीज पढ़ेंगे। ये को पहले बता रही हूँ जो 4 सेशन से शुरू के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें हमने स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉर्निबैक्टीरियम, बैसिलस, लिस्टेरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, लिस्टेरिया, शिगेल्ला, सैल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडियम किया है। क्लोस्ट्रीडियम के सारे परफरेंजेस, परफरेंजेस हो गया, बॉटुलिनम हो गया, ठीक है, सारे क्लोस्ट्रीडियम हमें इंक्लूड करने हैं। तो अगर इन 4 सेशंस के बैक्टीरिया तुम अच्छे से कर लोगे तो बैक्टीरियोलॉजी से तुम्हारे 70% क्वेश्चंस बन जाएंगे। बाकी वैसे 30% क्वेश्चंस मिसलेनियस क्वेश्चंस है, जो तुम क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो पाओगे और उससे रिलेटेड तुम थ्योरी पढ़ लेना। तो 5th सेशन में हमारा माइकोबैक्टीरियम, निजेरिया, मोरेक्सिला, विब्रियो आ जाएगा। विब्रियो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इसमें। फिर 6th सेशन में क्लैप्सिला, प्रोटियस, यर्सीनिया, सूडोमोनास, बुर्खेल्डेरिया, ट्रिपोनेमा आ जाएगा। 7th सेशन में लेप्टोस्पाइरा, बोरेलिया, कंपाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, ब्रुसेला, बॉर्डिटेलिया ये आ जाएगा। और उसके बाद 8th सेशन में हीमोफिलस, लियोजनेला, रिकेट्सिया, ओरेंटिया, कॉक्सिएला, बार्टोनेला एंड इरिशिया
एरिशिया, ठीक है, आई कांट प्रोनाउंस इट, सॉरी, है ना। ये हम बेसिकली ये बैक्टीरियाज कर लेंगे। वापस बोल रही हूँ, 5th 6th 7th 8th वाले सेशन के जो बैक्टीरियाज है उनके क्वेश्चंस पहले करो और उसके बाद में उनकी थ्योरी करो, ठीक है। अब उसके बाद हम बाकी जो बचे सेशन हम एमसीक्यूज करेंगे। अब माइक्रो में मैं तुमको बहुत फ्री टाइम दूंगी अब, क्योंकि थर्सडे को हमारे पास करने को ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। शुरू के 2 सेशंस में ही हम बेसिकली थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें पहला सेशन में कुछ भी बैक्टीरियोलॉजी में बच गया, जैसे क्लमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, दूसरे मिसलेनियस बैक्टीरिया रहेगा, और दूसरे सेशन में कुछ भी अगर रह गया बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी कुछ भी तो वहाँ कर लेंगे। 3rd और 4th सेशन में हम क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। देन अगेन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी तुम्हारे दूसरे टॉपिक्स में भी आएगा, जैसे कि मेडिसिन में आएगा, ठीक है, पीएसएम में आएगा, इन सब चीज़ों में आएगा। तो इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एक्जैक्टली है क्या, ठीक है। बाकी के बचे सेशंस जो 5th 6th 7th 8th सेशंस जो हैं वो हम बेसिकली रेस्ट लेंगे प्रॉपर्ली, क्योंकि हम इतना ज़्यादा थ्योरी पढ़ चुके हैं और ये दिमाग में रिटेन भी नहीं होगी। तो हम एमसीक्यूज करेंगे इससे रिलेटेड जो अगर हमारे बच गए हैं, और रेस्ट लेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसी के साथ हमारी माइक्रोबायोलॉजी जो होती है वो खत्म हो जाती है। अगर इस टाइम पे तुम्हारे सारे माइक्रो के क्वेश्चंस हो जाते हैं तो प्लीज़ टेक रेस्ट दैट डे, क्योंकि ये 3-4 दिन जो है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा रटने के लिए रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक या हैवी रहे होंगे। इस वजह से इस दिन आराम कर लो। बाकी के 2 दिन भी हमारे थोड़े हेक्टिक जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फ्राइडे पे। अब फ्राइडे 4th अप्रैल आ गया फ्राइडे, ठीक है। अब यहाँ से हम साइकाइट्री स्टार्ट करें। देखो साइकाइट्री को ना पहले मैंने डिनोट करे तो 2 दिन, लेकिन देन मुझे रियलाइज हुआ कि हमें साइकाइट्री की कथा नहीं लिखनी है ना, हमें साइकाइट्री पे कुछ पीएचडी नहीं करनी है एट प्रेजेंट, हमें नीट पीजी ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। तो लेट्स फिनिश साइकाइट्री मंडे ओनली, ठीक है। अगेन साइकाइट्री, और दूसरे दिन सैटरडे को हम करेंगे डर्मा। मैं अभी बता रही हूँ, दोनों में हमें पहले क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद हमें उनकी थ्योरी पढ़नी है। क्वेश्चंस तुम जितने क्वेश्चंस अपने आप से कर सको, क्योंकि तुम्हारे पास एक बेसिक नॉलेज होगी, ठीक है, साइकाइट्री और डर्मा की, जितने क्वेश्चन तुम अपने आप से कर सको दैट इज वेरी गुड। जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए हैं उसी से रिलेटेड हमें थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। आगे समझ में। तो पहला सेशन है हमारा साइकोपैथोलॉजी, स्किज़ोफ्रेनिया, और दूसरा साइकोटिक डिसऑर्डर्स। साइकोपैथोलॉजी में तुम्हारे काम की सिर्फ बहुत कम चीज़ें हैं जो तुम्हारे एमसीक्यूज में आएंगी। तो पहले एमसीक्यूज कर लो इससे रिलेटेड, जो तुमको वर्ड समझ में नहीं आ रहा उसकी थ्योरी पढ़ लो। आ गया। डेफिनेशंस बहुत सारी होती है साइकाइट्री में, समझने को बहुत सारा होता है साइकाइट्री में, लेकिन जितना दिमाग लगाओगे तुम उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे, और इसमें तो हम आराम से 10 दिन खींच सकते हैं। तो प्लीज़ अभी इसमें 10 दिन नहीं लगाने, सिर्फ 1 ही दिन लगाना है, और 1 दिन में हम ये खत्म करके दिखाएंगे, ठीक है। दूसरे में हम बाइपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। 3rd सेशन में स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंजाइटी, सेक्स और जेंडर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। 4th सेशन में ओसीडी, ईटिंग, पर्सनालिटी और रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। 5th सेशन में सोमेटाइजेशन, न्यूरोकॉग्निटिव, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। 6th सेशन में एडिक्शन और चाइल्ड साइकाइट्री पढ़ेंगे। 7th सेशन में साइकोलॉजी, साइकोफार्माकोलॉजी, और 8th सेशन में कुछ भी अगर बच गया है साइकाइट्री के टॉपिक्स में तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। मैं अब वापस बोल रही हूँ, एमसीक्यूज पहले, थ्योरी बाद में। उसके बाद में आता है सैटरडे, हम इस दिन डर्मेटोलॉजी करेंगे। पहला सेशन हम बेसिक्स इन डर्मेटोलॉजी और पैपुलोस्कोमिक डिजीज पढ़ेंगे। दूसरे सेशन में बुलस डिजीज एंड अपेंडिसेस एंड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। सेशन 3 में हम बेसिकली बैक्टीरियल, वायरल, माइकोबैक्टीरियल, ठीक है, पैरासाइटिक, फंगल इन्फेक्शन जो भी स्किन के होते हैं वो सारे एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर तुम चाहो तो सेशन 2 को ये कर सकते हो, सेशन 3 को नीचे वाला कर सकते हो, जैसे कि अपेंडिसेस, बुलस डिसऑर्डर हो गया तुम्हारा सेशन 3, और सेशन 2 हो गया तुम्हारा ये स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। क्योंकि स्किन इन्फेक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा और 1 घंटे में शायद तुम्हारा ना पाए, इसलिए तुम सेशन 2 कर लो, जिससे तुम्हारा 1.5 घंटे का है, ठीक है। सेशन 4 में तुम एसटीआईज पढ़ोगे। सेशन 5 में तुम हैंडसन डिजीज और पिगमेंटल डिजीजेस, एक्जिमा पढ़ लोगे। सेशन 6 में तुम क्यूटेनियस ड्रग रिएक्शंस, हिस्टामिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन स्किन, इन रूमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी ये सब पढ़ोगे। सेशन 7 में कुछ भी अगर रह गया डेनमार्क में वो पढ़ लोगे। सेशन 8 वापस तुम्हारा एमसीक्यू, सेशन 9, 10, 11 तुम्हारे एमसीक्यूज। तो अगेन एमसीक्यूज पे ज़्यादा ध्यान देना है, थ्योरी पे थोड़ा कम ध्यान देना है, मतलब ध्यान देना है। जहाँ पे थ्योरी ध्यान देना था वहाँ मैं तुमको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। जहाँ पे एमसीक्यूज पे ध्यान देना है वहाँ मैं तुमको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ इसका मिक्सचर करके करो, सिर्फ थ्योरी सिर्फ एमसीक्यूज पे ध्यान देने से रैंक नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये खत्म हो जाता है। 6 अप्रैल को हमारा संडे है, हम बेसिकली उसे जीत देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टाइम टेबल जो होता है इस हफ्ते का खत्म होता है। नेक्स्ट वीक वी आर 101% गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटीग्रेटेड सेशंस, ठीक है। एंड रही बात स्टडी इन विद पार्टनर और स्टडी सिंगल की, तो देखो पार्टनर के साथ जो दूसरा सिस्टम मैंने बताया था तुमको वो होता है कॉम्पिटिटिव सिस्टम। कॉम्पिटिटिव सिस्टम बोले तो कि तुम दोनों सेम टाइम पे सेम चीज़ पढ़ रहे हो और शाम के टाइम पे रिवाइज कर रहे हो उस चीज़ को, जहाँ पे तुम दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हो कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, अच्छा तूने ये पढ़ा, ओके फाइन। तो अगर तुम्हें उसमें से कुछ नया पॉइंट मिल गया जो शायद तुम पढ़ना भूल गए थे, या उसको कुछ ऐसा पॉइंट मिल गया जो शायद वो पढ़ना भूल गया था, तो तुम एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो जाते हो,
ठीक है। अब तो ये दो तरीके के सिस्टम होते हैं, दोनों ही सिस्टम जो होते हैं वो बेनिफिट होते हैं। तुम कौन से सिस्टम में बिलीव करते हो वो तुमको देखना है। कॉम्पिटिटर वाले सिस्टम में ना आपको थोड़ा सा पुश एक्स्ट्रा मिलता है कि यार उसने इतना कर लिया, मैंने भी इतना कर लिया, अब दोनों एमसीक्यूज करेंगे, किसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किसके कम मार्क्स आते हैं, कितने ज़्यादा सही एमसीक्यूज हुए हैं, तो वो रिटेंशन में हेल्प करता है। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उन लोगों के लिए काम करता है जिनको सुनना पसंद होता है, जिनको सुन के पढ़ना पसंद होता है, जिनको समझ के पढ़ना पसंद होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अच्छे से काम करता है। फॉर मी पर्सनली शायद मैं जब मैं कोई टॉपिक पढ़ रही होती हूँ, तो अगर कोई दूसरा इंसान कोई दूसरा टॉपिक बोल रहा होता है मुझे, तो मुझे फिर दोनों ही टॉपिक्स रिटेन नहीं हो पाते। तो शायद मेरे लिए अगर मैं स्टडी पार्टनर के साथ पढ़ रही होती तो कॉम्पिटिटिव सिस्टम वुड हैव वर्क फॉर मी, ठीक है। वहीं पे अगर हम अकेले की बात करें कि अकेले कैसे पढ़ना है या स्टडी आप अकेले पढ़ रहे हो, तो यार आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। मैंने वही करके अपना नीट पीजी निकाला था, और अगर मैंने नीट पीजी निकाले तो तुम भी निकाल ही सकते हो, ठीक है। मैं मेरे टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करती थी, मैं मेरे टाइम के अकॉर्डिंग सोती थी, तो ऐसा नहीं होता था कि मुझे किसी के ऊपर, मुझे किसी और के साथ भी चलना है, क्योंकि जब आप पार्टनर के साथ स्टडी करते हो तो आपको उस अकॉर्डिंग भी थोड़ा चलना पड़ता है, ठीक है। आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, उनको आपका ध्यान रखना पड़ता है कि यार पीछे ना रह जाए कोई दोनों में से एक, क्योंकि अगर एक जना पीछे रहेगा तो आपकी स्टडीज भी उतनी अफेक्ट होगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप ही खुद के खुद राजा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे वही चीज़, अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई तो फिर वो मिस ही हो गई ना, आपको कोई करेक्ट करने के लिए नहीं है, आपको कोई पुश करने के लिए नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन आपका खुद का होता है। वहाँ पे आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हो, चल भाई ये कर लेते हैं, चल भाई ये कर लेते हैं, ना। यहाँ पे मोटिवेशन थोड़ा कम होता है। तो इन विचएवर कैटेगरी यू लाइक टू बिलोंग, आई थिंक वो करना चाहिए। अब मैंने स्टडी पार्टनर के बारे में इतने प्रोज बता दिया है, डजंट मीन कि आप जाके स्टडी पार्टनर ढूंढना स्टार्ट करोगे, नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर दो प्लीज, ठीक है। स्टडी पार्टनर नहीं ढूंढना है, पढ़ना है। एक और चीज़ कि जितने भी लोगों को लग रहा है कि अब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो कैसे फिनिश करेंगे, प्लीज गाइस, कोर्स अगर तुमने स्टार्ट कर दिया है तो स्टार्ट कर दो, नहीं किया है तो भी अभी टाइम है, स्टार्ट कर दो। हम कोर्स फिनिश भी करेंगे, हम रिविजन भी करेंगे, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, तुम स्टार्ट तो करो। क्या पता तुम्हें शायद हो सकता है कि पीछे से पहले सिर्फ 10 ही सब्जेक्ट खत्म है, बट वो 10 भी सब्जेक्ट खत्म होंगे तो तुम्हारी रैंक बहुत सारे लोगों से बेटर हो जाएगी यार। हो सकता है तुमको तुम्हारी डिजायर्ड सीट मिल जाए, डिजायर्ड ब्रांच मिल जाए उस रैंक पे, ठीक है। तो प्लीज पढ़ाई करनी बंद नहीं करनी है, कोई सा भी टाइम हो तुम कभी भी स्टार्ट करो, बस पढ़ते जाओ, दैट्स द होल पॉइंट। सो इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हो, आई होप आप लोग प्लीज पढ़ रहे हो, टाइम टेबल प्लीज फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगले हफ्ते हम इंटीग्रेटेड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो जिसको भी जरूरत है, जिसको भी लैक ऑफ टाइम टेबल लग रहा है, लैक ऑफ रेस्ट लग रहा है, तो वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।